भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मौत न हो गई होती तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेनाध्यक्ष होते। एक कहावत है कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग उनसे दोहरा जीकर भी नहीं पा पाते हैं। वो शायद अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1948 में नौशेरा की लड़ाई के बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे और उन्हें अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। एक बार जब वो 12 साल के थे तो वो एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। उसके चारों तरफ भीड़ जमा देखकर वो वहां रुक गए। पता चला कि एक बच्चा कुएं में गिर पड़ा है। 12 साल के उस्मान ने आओ देखा न ताओ, वो उस बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। उस्मान बचपन में हकलाया करते थे। उनके पिता ने सोचा कि इस कमी के कारण वो शायद सिविल सेवा में न चुने जाएं, इसलिए उन्होंने उन्हें पुलिस में जाने के लिए प्रेरित किया। वो उन्हें अपने साथ अपने बॉस के पास लेके गए। इत्तेफाक से वो भी हकलाया करते थे। उन्होंने उस्मान से कुछ सवाल पूछे और जब उन्होंने उनके जवाब दिए तो अंग्रेज अफसर ने समझा कि वो उनकी नकल उतार रहे हैं। वो बहुत नाराज हुआ और इस तरह उस्मान का पुलिस में जाने का सपना भी टूट गया। उस्मान ने सेना में जाने का फैसला किया। उन्होंने सैंडहर्स्ट में चुने जाने के लिए आवेदन किया और उनको चुन भी लिया गया। 1 फरवरी 1934 को वो सैंडहर्स्ट से पास होकर निकले। वो इस कोर्स में चुने गए 10 भारतीयों में से एक थे। सैम मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा उनके बैचमेट थे, जो बाद में भारतीय और पाकिस्तानी सेना के चीफ बने। वर्ष 1947 तक उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। वो एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। बलूच रेजिमेंट के कई अधिकारियों ने, जिसके कि वो सदस्य थे, उनके इस फैसले पर सवाल उठाए और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली दोनों ने कोशिश की कि उस्मान भारत में रहने का अपना फैसला बदल दें। उन्होंने उनको तुरंत पदोन्नति देने का लालच भी दिया, लेकिन उस्मान अपने फैसले पर कायम रहे। मुसलमान होते हुए भी उनमें कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने अपने मातहत सिपाहियों का दिल जीत लिया। अक्टूबर 1947 में कबायलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया और 26 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक बढ़ते चले आए। अगले दिन भारत ने उनको रोकने के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। 7 नवंबर को कबायलियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया और बहुत बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोगों का कत्लेआम हुआ। 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में डटे तो हुए थे, लेकिन कबायलियों ने उनके आसपास के इलाकों, खासकर उत्तर में अपना नियंत्रण बना रखा था। उस्मान उनको वहां से हटाकर चिंगास तक का रास्ता साफ कर देना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं थे, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 24 दिसंबर को कबायलियों ने अचानक हमला कर झंगड़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य नौशेरा था। उन्होंने इस शहर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उस्मान की जीवनी लिखने वाले जनरल वीके सिंह बताते हैं, कबायलियों के हमले नाकाम करने के बावजूद गैरिसन के सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा नहीं था। विभाजन के बाद फैले सांप्रदायिक वैमनस्य की वजह से कुछ सैनिक अपने मुस्लिम कमांडर की वफादारी के बारे में
निश्चिंत नहीं थे। उस्मान को न सिर्फ अपने दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त करना था, बल्कि अपने सैनिकों का भी विश्वास जीतना था। उनके शानदार व्यक्तित्व, व्यक्ति प्रबंधन और पेशेवर रवैये ने कुछ ही दिनों में हालात बदल दिए। उस्मान ने ब्रिगेड में एक दूसरे से बात करते हुए जय हिंद कहने का प्रचलन शुरू कराया। जनवरी 1948 में ही पश्चिमी कमान का चार्ज लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया। मेजर एस.के. सिन्हा के साथ वो 2 सीटर ऑस्टर विमान से नौशेरा की हवाई पट्टी पर उतरे। उस्मान ने उनका स्वागत किया और अपनी ब्रिगेड के सैनिकों से उनको मिलवाया। अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब इंडियाज वॉर्स में लिखते हैं, वापस लौटने से पहले करियप्पा ब्रिगेडियर उस्मान की तरफ मुड़े और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक तोहफा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप नौशेरा के पास के सबसे ऊंचे इलाके कोट पर कब्जा करें, क्योंकि दुश्मन वहां से नौशेरा पर हमला करने की योजना बना रहा है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, आप कोट पर कब्जा कर लीजिए। उस्मान ने करियप्पा से वादा किया कि वो उनकी फरमाइश को कुछ ही दिनों में पूरा कर देंगे। कोट नौशेरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। ये कबायलियों के लिए एक तरह से ट्रांजिट कैंप का काम करता था, क्योंकि वो राजौरी से सियोट के रास्ते में था। उस्मान ने कोट पर कब्जा करने के ऑपरेशन को कीपर का नाम दिया। करियप्पा इसी नाम से सैनिक हलकों में जाने जाते थे। उन्होंने कोट पर 2 बटालियनों के साथ 2 तरफा हमला बोला। 3 पारा ने दाहिनी तरफ से पथरडी और उपरला डंडेसर पर चढ़ाई की और 2/2 पंजाब ने बाईं तरफ से कोट पर हमला किया। वायुसेना ने जम्मू एयरबेस से उड़ान भरकर एयर सपोर्ट किया। कबायलियों को यह आभास दिया गया कि हमला वास्तव में जंगल पर हो रहा है। इसके लिए घोड़े और खच्चरों का भी इंतजाम किया गया। भारतीय सैनिकों ने मराठों का नारा बोल श्रीपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए कबायलियों पर हमला किया। इस लड़ाई में हाथों और संगीनों का जमकर इस्तेमाल किया गया। कोट पर हमला 1 फरवरी 1948 को सुबह 6 बजे किया गया और 7 बजे तक ये लगने लगा था कि कोट पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाएगा। 2/2 पंजाब ने अपनी कामयाबी का संदेश भी भेज दिया था। बाद में पता चला कि बटालियन ने गांव के घरों की अच्छी तरह से तलाशी नहीं ली थी और वो कुछ कबायलियों को पहचान नहीं पाए थे जो सो रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने जवाबी हमला बोल दिया और आधे घंटे के अंदर कबायलियों ने कोट पर दोबारा कब्जा कर लिया। उस्मान ने इसका पहले से ही अंदाजा लगाते हुए 2 कंपनियां रिजर्व में रख छोड़ी थी। उनको तुरंत आगे बढ़ाया गया और भारी गोलाबारी और हवाई बमबारी के बीच 10 बजे कोट पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। इस लड़ाई में कबायलियों के 156 लोग मरे, जबकि 2/2 पंजाब के सिर्फ 2 लोग मारे गए। 6 फरवरी 1948 को कश्मीर युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। सुबह 6 बजे उस्मान कलाल पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कबायली उसी दिन नौशेरा पर हमला करने वाले हैं। इस हमले में कबायलियों की तरफ से 11,000 लोगों ने भाग लिया। 20 मिनट तक गोलाबारी के बाद करीब 3,000 पठानों ने तेंधर पर हमला किया और लगभग इतने ही लोगों ने कोट पर हमला बोला। इसके अलावा लगभग 5,000 लोगों ने आसपास के इलाके कंगोटा और रेदिया को अपना निशाना बनाया। जैसे ही पौ फटी, हमलावरों ने रक्षण कर रहे उस्मान के सैनिकों पर जोरदार हमला बोल दिया। एक राजपूत की पलटन नंबर 2 ने इस हमले के पूरे आवेग को झेला। 27 लोगों की पिकेट में 24 लोग या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हो गए। बचे हुए 3 सैनिकों ने तब तक लड़ना जारी रखा जब तक उनमें से 2 सैनिक धराशायी नहीं हो गए। सिर्फ एक सैनिक बचा था। तभी वहां कुमुक पहुंच गई और उसने स्थिति को पलट दिया। अगर उनके वहां पहुंचने में कुछ मिनटों की भी देरी हो जाती तो तेंधार भारतीय सैनिकों के हाथ से जाता रहता। अभी तेंधार और कोट पर हमला जारी था कि 5,000 पठानों के झुंड ने पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर से हमला किया। ये हमला नाकामयाब किया गया। इस असफलता के बाद पठान पीछे चले गए
और लड़ाई का रुख बदल गया। नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान का हर जगह नाम हो गया और रातों रात वो देश के हीरो बन गए। JAK डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कलवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौशेरा की सफलता का पूरा सेहरा 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सिर पर बांधा। जब उस्मान को इसका पता चला तो उन्होंने कलवंत सिंह को अपना विरोध प्रकट करते हुए पत्र लिखा कि इस जीत का श्रेय सैनिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़कर देश के लिए अपनी जान दी, न कि ब्रिगेड के कमांडर के रूप में उनको। 10 मार्च 1948 को मेजर जनरल कलवंत सिंह ने झंगड़ पर पुनः कब्जा करने के आदेश दिए। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सैनिकों को वो मशहूर आदेश दिया जिसमें लिखा था, पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर हैं, हमारे देशवासियों की उम्मीदें और आशाएं हमारे प्रयासों पर लगी हुई हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, हम बिना डरे झंगड़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, भारत आपसे अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करता है। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। इसको 12 मार्च को शुरू होना था, लेकिन भारी बारिश के कारण इसको 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। जब भारतीय सैनिक कबायलियों के बंकर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां खाना पक रहा था और केतलियों में चाय उबाली जा रही थी। उनको आग बुझाने का भी मौका नहीं मिल पाया था। 18 मार्च को झंगड़ भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया था। जनरल VK सिंह ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी में लिखते हैं, दिसंबर 1947 में भारतीय सेना के हाथ से झंगड़ निकल जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने राणा प्रताप की तरह प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं आ जाता। जब झंगड़ पर कब्जा हुआ तो ब्रिगेडियर उस्मान के लिए एक पलंग मंगवाई गई, लेकिन ब्रिगेड मुख्यालय पर कोई पलंग उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नजदीक के गांव से एक पलंग उधार ली गई और ब्रिगेडियर उस्मान उस रात उस पर सोए। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए मारे गए। उस समय बाद में भारत के उप थल सेना अध्यक्ष बने जनरल SK सिन्हा उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इसका विवरण देते हुए मुझे बताया था, हर शाम 5:30 बजे ब्रिगेडियर उस्मान अपने मातहतों की बैठक लिया करते थे। उस दिन बैठक आधे घंटे पहले बुला ली गई थी और जल्दी समाप्त हो गई। 5:45 पर कबायलियों ने ब्रिगेड मुख्यालय पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। 4 गोले तंबू से करीब 500 मीटर उत्तर में गिरे। हर कोई आड़ लेने के लिए भागा। उस्मान ने सिग्नलर्स के बंकर के ऊपर एक चट्टान के पीछे आड़ ली। उनकी तोपों को चुप कराने के लिए हमने भी गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक उस्मान ने मेजर भगवान सिंह को आदेश दिया कि वो तोप को पश्चिम की तरफ घुमाएं और पॉइंट 3150 पर निशाना ले। भगवान ये आदेश सुनकर थोड़ा चकित हुए, क्योंकि दुश्मन की तरफ से तो दक्षिण की तरफ से फायर आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस्मान के आदेश का पालन करते हुए अपनी तोपों का मुंह उस तरफ कर दिया जहां उस्मान ने इशारा किया था। वहां पर कबायलियों की आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां से फायर आना बंद हो गया। जनरल सिन्हा ने मुझे आगे बताया, गोलाबारी रुकते ही सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट राम सिंह अपने साथियों के साथ नष्ट हो गए एरियल्स की मरम्मत करने लगे। उस्मान भी ब्रिगेड कमांड की पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। मेजर भगवान सिंह और मैं उनके पीछे चल रहे थे। हमने कुछ ही कदम लिए होंगे कि भगवान सिंह ने गोले की आवाज सुनी। उन्होंने मेरी बांह पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। अब तक उस्मान कमांड पोस्ट के दरवाजे पर पहुंच गए थे और वहां रुककर सिग्नल वालों से बात कर रहे थे। तभी 25 पाउंड का एक गोला पास की चट्टान पर गिरा। उसके उड़ते हुए टुकड़े ब्रिगेडियर उस्मान के शरीर में धंस गए और उनकी उसी जगह पर मौत हो गई। उस रात पूरी रात गोलाबारी हुई और झंगड़ पर करीब 800 गोले दागे गए। ब्रिगेडियर उस्मान के मरते ही पूरी गैरिसन में शोक छा गया। जब भारतीय सैनिकों ने सड़क पर खड़े होकर अपने ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई दी तो सबकी आंखों में आंसू थे। सारे सैनिक
उस अफसर के लिए रो रहे थे जिसने बहुत कम समय में ही उन्हें अपना बना लिया था। पहले उनके पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया, वहां से उसे दिल्ली ले जाया गया। भारत के लिए अपनी जिंदगी देने वाले इस शख्स के सम्मान में दिल्ली हवाई अड्डे पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की। उनका अंतिम संस्कार जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जिंदगी के 36 साल भी पूरे नहीं किए थे। अगर वो जीवित रहते तो निश्चित रूप से वो अपने पेशे के सर्वोच्च पद पर पहुंचते। झंगड़ के भारतीय सेना के हाथ से निकल जाने के बाद बहुत से आम नागरिकों ने नौशेरा में शरण ली थी। उस समय वहां खाने की कमी थी। उस्मान ने अपने सैनिकों को मंगलवार को व्रत रखने का आदेश दिया ताकि उस दिन का बचा हुआ राशन आम लोगों को दिया जा सके। ब्रिगेडियर उस्मान ने ताउम्र शराब नहीं पी। डोगरों के साथ काम करते हुए वो शाकाहारी भी हो गए थे। वो पूरी उम्र अविवाहित रहे और उनके वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद के लिए जाता रहा। वो हमेशा अपने धर्म और देश दोनों के लिए वफादार रहे। उनके जीवनीकार जनरल वी.के. सिंह एक किस्सा सुनाते हैं। नौशेरा पर हमले के दौरान उन्हें बताया गया कि कुछ कबायली एक मस्जिद के पीछे छिपे हुए हैं और भारतीय सैनिक पूजा स्थल पर फायरिंग करने से झिझक रहे हैं। उस्मान ने कहा कि अगर मस्जिद का इस्तेमाल दुश्मन को शरण देने के लिए किया जाता है तो वो पवित्र नहीं है। उन्होंने उस मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए। भारत के सैनिक इतिहास में अब तक ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति को प्राप्त होने वाले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। झंगड़ में उसी चट्टान पर उनका स्मारक बना हुआ है जहां गिरे तोप के गोले ने उनकी जान ले ली थी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।